नमस्कार दोस्तों, लर्न विद लोढ़ा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित लोढ़ा अगेन आपके सामने इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि ITR 1 कौन-कौन से लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ITR 1 अगर आप एक कंपनी है या एक इंडिविजुअल है, एक फर्म है, ट्रस्ट है, कि आप ITR 1 फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी इनकम कौन-कौन सी है, जैसे कि आप कैजुअल इनकम है, अगर आपकी हॉर्स से इनकम है, या इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, तो आप आईटीआर वन सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि 8 तरह के टोटल इनकम टैक्स रिटर्न अभी प्रेस्क्राइब्ड है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 और एक ITR 4S है, जो कि प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ITR 1 कौन लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ITR की बात करूं, तो उससे पहले मुझे आपको हेड्स ऑफ इनकम बताना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि अगर आप एक आम आदमी हैं और आप अपनी पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना होगा आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है। आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, लाइक यू एंड मी, अगर आप इस तरह के इंडिविजुअल हैं, तो आपके लिए ITR 1 जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, बजाय कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अभी जो मैं बताऊंगा वो वाले अगर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप ITR 1 भर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से है, आप जैसे कि आप अगर रिलायंस में काम कर रहे हैं, टाटा में काम कर रहे हैं, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक ONGC, सेल, इसमें काम कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आपकी जॉब है, तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हैं। ठीक है, सैलरी इनकम कमा रहे हैं, तो आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये मानकर कि आपकी इनकम केवल सैलरी की इनकम है और आपकी कोई इनकम नहीं है। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पेंशन से इनकम मिल रही है, अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, अगर बैंक से रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, कोई कंपनी से रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, और आपको पेंशन मिल रही है कंपनी की तरफ से, तब भी वो पेंशन आपकी इनकम अंडर दी हेड सैलरी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होगी, क्योंकि वो पेंशन आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने की वजह से मिल रही है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। अगर आपकी सैलरी से इनकम है और केवल सैलरी से इनकम है और कोई इनकम नहीं है, तो आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 1 आपके लिए सही उपयुक्त रिटर्न है, रिटर्न फॉर्म है। इसके बाद में अगर आप पेंशन की इनकम कमा रहे हैं, तो भी ITR 1 आपके लिए बेस्ट सूटेड रिटर्न है। इससे आगे चलते हैं। अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपको कोई इनकम हो रही है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में मतलब आपके पास कोई फ्लैट है, या आपके पास बंगलो है, उसको आपने रेंट पे दिया है, या फिर रेंट पे नहीं भी दिया है, आप खुद उसमें रहते हैं, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको उसका इनकम का कैलकुलेशन करना होता है। और जब आप इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो जो भी इनकम, नेट इनकम आती है या जो लॉस आता है, ठीक है ना, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है सैलरी इनकम के साथ, या केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तब भी आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपका एक फ्लैट मुंबई में है, एक फ्लैट अपने नेटिव प्लेस जोधपुर में है, एक फ्लैट कहीं और है, या फिर मतलब आपके एक से ज़्यादा फ्लैट है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, भले ही चाहे उनसे कोई इनकम आ रही हो या नहीं आ रही हो, ठीक है, आपको एसेसेबल तो होंगे आप सभी हाउसेस के लिए, तो उस केस में आप ITR 1 चूज नहीं कर सकते। आप ITR 1 नहीं चूज कर सकते, ठीक है। तो ITR 1 आप उसी कंडीशन में सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी हो, आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ना हो। उसके बाद में आप ब्रैकेट में देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये क्या होता है? बहुत अजीब सा टर्म है, एक्सक्लूडिंग लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इसको समझने के लिए चलो एक मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ, उससे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। ठीक है, और इस
इस कंसेप्ट में ये देखिए इस तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है। आप मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल बना हुआ है कि आप किस तरह से इनकम हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो जाकर सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कैसे एग्जैक्टली आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात कर रहे थे हम। तो अगर मेरा जैसे यहाँ 100 रुपीज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इसका एक कैलकुलेशन है पूरा, वो भी आप देख सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जब आपने 100 रुपीज़ लिया, आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट मिलता है और ये नेट 90 रुपीज़ हो गया। 100 माइनस 10 90 रुपीज़। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 90 का 30%, दैट इज 27 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन अगर आपका एग्जाम्पल ले लें 33 है, एज्यूम कर लीजिए, तो आपका नेट जो है प्रॉफिट कितना होता है देखिए 90 माइनस 27 माइनस 33, मतलब आपको 30 रुपीज़ जो है इनकम हो गया फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा और आपको यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा ये इनकम। देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको 30 रुपीज़ डालना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई बार ये होता है कि जैसे आपकी ये 27 है लेकिन ये 90 है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट एज्यूम कर लीजिए 33 की जगह मैं डाल देता हूँ 83 हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको इनकम होने की जगह लॉस हो गया। तो ये लॉस को आप दूसरे हेड्स में जो इनकम है आपके पास बची हुई, उस इनकम से सेट ऑफ कर पाएंगे सबसे पहले। ठीक है, आपके पास सैलरी की इनकम है, सैलरी की मान लो 30 रुपीज़ इनकम है उस साल में, तो 30 माइनस 20, तो नेट 10 रुपीज़ जो है उसके ऊपर ही सैलरी हेड पे आपको टैक्स देना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी दूसरे हेड की इनकम उसको सेट ऑफ करने के लिए कम हो जाती है। जैसे कि मेरा, मैं एज्यूम करूँ मेरी सैलरी की इनकम 10 रुपीज़ है और मेरी कोई इनकम नहीं, तो उस केस में क्या होगा, मेरा 20 रुपीज़ माइनस है और 10 रुपीज़ प्लस है, तो फिर भी नेट जो है माइनस 10 रह गया, फिर भी माइनस 10 नेट रह जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये तो नहीं बोलेंगे मेरा माइनस 10 रुपीज़ इनकम है तो उस पर जो आप टैक्स बनता है मेरे को आप वापस दे दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 10 रुपीज़ को आप अगले साल की इनकम में से लेस करने के लिए, जैसे ये 10 रुपीज़ तो इस साल का इनकम था, इसमें से आपने एडजस्ट किया, उस 10 रुपीज़ को आप अगले साल के इनकम से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यू आर कैरी फॉरवर्डिंग दीज लॉसेस टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो आप उसको आगे के साल में ले जा सकते हैं और आगे के साल में जब ले जाएंगे तो इस साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस होगा और अगले साल के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉस होगा। कितना एकदम कंसेप्ट एकदम पानी पानी हो गया, इससे आगे तो क्लियर नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्लियरिटी मुझे नहीं लगता जरूरत है अभी इस मोमेंट पे। ठीक है, तो अगर आपका एक्सक्लूडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर है, मतलब आपका लास्ट ईयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जगह लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका वो लॉस आप लास्ट ईयर सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो लास्ट ईयर के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो गया और इस साल के लिए वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। तो अगर इस तरह का अगर कोई लॉस है तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, भले ही आपकी एक प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस चल रहे हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कहीं कॉलम भी नहीं मिलेगा ITR ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के लिए, उसका कोई डिटेल भी नहीं मिलेगा ITR 1 के अंदर। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मैं अभी 1 मिनट के लिए स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये दो एक्सेप्शन लिस्ट में है। उसके बाद में मैं पूरा एक्सेप्शन लिस्ट जो है आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन, अभी तो हमने सीखा कि कौन कौन लोग कर सकते हैं, हु कैन फाइल ITR 1। अब नेक्स्ट जो है, अब मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आएगी, जो कि पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम, टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सबसे पहला सैलरी हेड, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स और पांचवा अदर सोर्सेज। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम नहीं है
कोई इनकम को आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बता सकते। अगर कोई इनकम आ गई वो बिजनेस प्रोफेशन से भी नहीं है, कैपिटल गेन से भी नहीं है। तो जो बच गई इनकम, जो रेजिडुअल इनकम जो है, वो सोर्स ऑफ इनकम की इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जनरली इंटरेस्ट की इनकम, जैसे आपकी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, आपका एफडी का इंटरेस्ट है, इसके बाद में आप डिविडेंड की जो इनकम होती है, जो टैक्सेबल डिविडेंड होता है, उसकी इनकम है। इसके अलावा आप लॉटरी से अगर आपको इनकम हो गई, या रनिंग रेस हॉर्सेस में आपको इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस हो गई, तो इस तरह की जो डिफरेंट इनकम है, इसके ऊपर आपको इनकम अंडर दी हेड हाउस अदर सोर्सेज में टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज जो है, उसमें कौन कौन सी इनकम आपकी रहे तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। सीधा सा हिसाब है, कोई भी इनकम रहे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सेप्ट इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। अगर आपको लॉटरी से कोई इनकम आई है, जैसे आप मार्केट में गीतांजलि लॉटरी, ये लॉटरी टिकट मिलते हैं, वहाँ पे आपने लॉटरी टिकट खरीदा और आपको विनिंग हो गया, लॉटरी से इनाम लग गया, वहाँ से जो इनकम आई, या केवीसी में गए इनकम आई, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए जीत गए, इनकम आई, वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी या इस टाइप से ही इनकम कंसिडर होती है। मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी इसने एक स्पेसिफाई कर दिया है। अगर आपको कैजुअल इनकम अगर हम बोले, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ओके, ये इस तरह की कोई भी इनकम हो, वो आपको यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ITR 1 नहीं फाइल होगा अगर आपकी इनकम में ये इनमें से कोई भी इनकम आ गई, बैटिंग और ये क्या बोलते हैं, लॉटरी, इस तरह की कोई भी इनकम आ गई, तो आप फिर विनिंग फ्रॉम मतलब ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, आप महालक्ष्मी रेस कोर्स गए, वहाँ पे अपने बेट लगाया कोई भी पर्टिकुलर हॉर्स पे, और आप इनाम जीत गए, तो उस केस में भी आप इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस जो है, अगर आपकी इनकम में इंक्लूड है, तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते, ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरा ITR है, तो हम दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे कौन सा ITR उसके लिए लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, उसके लिए ITR 2 लगेगा, जो जो इसमें नहीं आ रहे। अब इम्पोर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आप एक एक जो है सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं एक्सेप्शन लिस्ट बता रहा हूँ, और एक्सेप्शन लिस्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंक्लूजन लिस्ट, ठीक है। अब एक्सेप्शन लिस्ट क्या है, कब कब मैं ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मेरी इनकम में कैपिटल गेन से कोई इनकम आ गई, मेरी इनकम में कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम आ गई, तो उस केस में मैं ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, मतलब कैपिटल गेन मतलब मैंने कुछ शेयर्स खरीदे बेचे, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे, उसको 8-10 महीने रखा, अभी मार्केट अप है, वैसे भी मार्केट आया, मार्केट में बेच दिए, तो उस केस में मेरे को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड लगा। और जब भी आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड लगेगा, आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे अगर आपकी इनकम की सोर्स में कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम इंक्लूड हो गई, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो एक्सेप्शन है, अगर आपकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम आ गई, लाइक प्रोफेशन की बात करूं, अगर कोई डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, ठीक है, एक उसका क्लिनिक भी है, शाम को 5 से 8 वो क्लिनिक चलाता है, सुबह वो 9 to 5:30 जो है वो ऑफिस में जॉब, मतलब एक हॉस्पिटल में जॉब करता है, मतलब ही इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो उस केस में उसको सैलरी इनकम भी है, तो आप बोलोगे मैं तो ITR 1 फिल करूंगा, लेकिन उसकी इनकम में शाम को जो उसने 3 घंटे काम किया और उसको जो मरीजों से फीस मिली, पेशेंट से जो फीस मिली, वो जो है वो प्रोफेशन की इनकम है। तो जैसे ही बिजनेस प्रोफेशन की इनकम इंक्लूड हो गई आपके सोर्स ऑफ इनकम में, आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो हमने देखा कैपिटल गेन, सेकंड हमने देखा बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, थर्ड एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपकी अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके आगे बढ़े, वो भी हमने देख लिया कि अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा था, ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा था लास्ट ईयर से, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है लास्ट ईयर हुआ, लास्ट ईयर 10 रुपीज जो है सैलरी का इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो पाया,
और 10 रुपीज फिर भी बच गया, वो हमने लास्ट ईयर से इस साल, लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होके इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। अगर उस तरह का अगर कोई लॉस है तो हम ITR 1 नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये करंट ईयर की सिचुएशन है, एग्जाम्पल 100 रुपीज करंट ईयर का GAV है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स वगैरह हटा के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20 हो गया, मतलब लॉस हो गया अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, अगर मेरा एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो कंडीशन तो रहेगी, लेकिन दिस इज नॉट अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ठीक है, भले ही इस साल में मेरा यहाँ से कैरी ओवर हो रहा है, समझ रहे हैं, अगर लास्ट ईयर से मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था तो मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बार भी एग्जांपल के तौर पे 20 माइनस हो गया, 10 रुपीज मेरा सैलरी इनकम है, तो 10 रुपीज जो है मेरे को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो मेरा कैरी फॉरवर्ड लॉस है अगर इस साल, तो मैं कर पाऊंगा ITR 1। लेकिन मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड ITR 1 में लॉस है, तो मतलब सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो मैं ITR 1 फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो अगर हम देखें कि ये एक्सेप्शन भी बेसिकली कवर हो गया, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, आपने सुना होगा, आपने शेयर्स बेचे जो कि 12 मंथ से ज्यादा के पीरियड के लिए आपने होल्ड कर लिया उन शेयर्स को, और वो शेयर्स है इक्विटी शेयर्स जो है वो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, और या आपके पास में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे, या आपके पास शेयर्स थे जो आपने रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग BSE और NSE, ठीक है, BSE NSE के प्लेटफॉर्म पे बेचे, और उसमें एक कंडीशन और है, इस पे STT लगा होना चाहिए, STT लगना ही है अगर आप BSE NSE पे बेचेंगे, अगर STT लगा तो वो इनकम जो है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो अंडर सेक्शन 10 जो है एग्जाम्प्ट होता है, तो ये इनकम भी एग्जेम्प्टेड इनकम हो गया। वैसे ये है कैपिटल गेन, but its gain is exempted under section 10 since this is the exempted income, so will take it as exempt income, not the capital gain। तो कहने का मतलब कंसेप्ट ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका शेयर्स का और वो एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपको ITR 2 में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो कैपिटल गेन हेड से मतलब संबंध रखता है, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम हो गई, जब एक बार एग्जाम्प्ट इनकम हो गई तो ये अंडर सेक्शन 10 आ गई। ठीक है, तो अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम इंक्लूड हो रही है आपके सोर्स ऑफ इनकम में, और वो एग्जाम्प्ट इनकम अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5,000 रुपए से 5,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है, तो आप ITR 1 का सिलेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ITR 1 का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 4,000 रुपए है एक साल का, या 4,500 रुपए है, तो आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ITR 2 की तरफ जाना होगा, आपको ITR 2 फाइल करना। आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी सिमिलरली अगर 5,000 रुपए तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे कुछ और एग्जाम्प्ट इनकम होती है, डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इंडियन कंपनी का जो जैसे डिविडेंड मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर इंडियन कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑलरेडी दे चुकी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि कब कब ITR 1 एप्लीकेबल है और कब कब नहीं। इसके दो एक्सेप्शन अभी और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी फॉरेन में कोई एसेट लोकेटेड है, उससे कोई इनकम आ रही है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फिल नहीं कर पाएंगे। और लास्ट एंड फाइनल, अगर आप DTA में रिलीफ मतलब रिलीफ ले रहे हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई आप रिलीफ ले रहे हैं, तो उस केस में भी आप ITR 1 का चुनाव नहीं कर पाएंगे। DTA रिलीफ क्या होता है, आप सेपरेटली मैं इस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि DTA रिलीफ क्या होता है और कैसे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो उस आप ट्यूटोरियल से समझ सकते हैं। अगर सिंपल सा फंडा ही समझ लीजिए, अगर कोई बंदा रेजिडेंट है एक से ज़्यादा कंट्रीज में और उसने कोई पर्टिकुलर इनकम पे दोनों जगह टैक्स लग रहा है, उसका एक जगह तो वहाँ पे इनकम जनरेट किया इसलिए लग रहा है, दूसरा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस की वजह से दूसरी जगह भी टैक्स लग रहा है, तो उसको एक कंट्री और दूसरे कंट्री में जो दोनों डबल टैक्सेशन हो गया, दोनों कंट्रीज के बीच में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, DTAA बोलते हैं जिसको। अगर वो दोनों कंट्रीज ये बोलते हैं कि चलो मेरे यहाँ बंदे ने टैक्स दे दिया तो मेरे यहाँ जो टैक्स दिया उसका आप क्रेडिट दे दीजिए, या उनका एग्रीमेंट इस तरह से हो सकता है मेरे यहाँ टैक्स दे दिया आपके यहाँ टैक्स मत लीजिए आप, इस तरह का अगर एग्रीमेंट है तो उस बंदे को उस टैक्स का जो डबल टैक्स लग रहा है उससे एक रिलीफ मिल जाता है।
वो सेक्शन 90s वाली सीरीज में जाता है 1991। तो उस केस में अगर आप कोई बंदा ये रिटर्न फाइल कर रहा है और उस रिलीफ को फायदा लेना चाहता है तो वो ITR 1 फिल नहीं कर पाएगा। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल जो है आपको मोटे तौर पे ITR 1 का सिलेक्शन कब होना है और कब नहीं, इसको पूरी तरह से क्लियर करता है। और अगले ट्यूटोरियल में हम फिर हाजिर होंगे, उसमें सीखेंगे कि कब ITR 2 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ITR 1 जहाँ-जहाँ एप्लीकेबल नहीं है वहाँ ITR 2 एप्लीकेबल है, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आने वाले अगले ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कब आपको ITR 2 फिल करना है। तब तक के लिए मैं सुमित लोढ़ा आप सभी से इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।